24 फरवरी संडे का दिन। सुबह के 9 बज रहे थे। इंदौर शहर के जागृति नगर की गली नंबर 14 में एक घर के बाहर सलेटी रंग का स्कूटर खड़ा था, जो अक्सर इस समय यहाँ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि आज संडे था। वरना आम दिनों में तो केवेंद्र जी इस पर बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन केवेंद्र वर्मा जी ठहरे सरकारी मुलाजिम, तो आज दफ्तर की छुट्टी होने की वजह से घर के आंगन में चेयर लगाकर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बड़े आराम से अखबार पढ़ रहे थे। वहीं आंगन में दूसरी तरफ बैठी उनकी श्रीमती सारिका जी, जो हाथों में थाली लिए कुछ काम कर रही थी, वो अपनी आंखों का चश्मा ठीक करते हुए कहती है, अजी सुनते हो, अब हमारी अन्या भी बड़ी हो गई है। इस साल तो उसका कॉलेज भी पूरा हो जाएगा, तो मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम भी उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दे। देखिए, सुजाता जी ने भी दिव्यांका बिटिया का रिश्ता कितने बड़े घर में किया है। इससे पहले कि वर्मा जी उनकी बात का कोई जवाब देते, रसोई घर की तरफ से कोई कहता है, देखो ना पापा, माँ तो बस हर समय मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती है। आप तो जानते हैं ना, जब तक मैं अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर लेती, तब तक मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। इससे पहले कि वर्मा जी उसकी इस बात का कोई जवाब देते, दरवाजे की तरफ से कोई कहता है, अरे अन्या बिटिया, तुम्हारी माँ सही तो कह रही है। और वर्मा जी, आप भी जरा अब अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बारे में सोचिए। हमें देखिए, हम अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ शहर के ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े रईस खानदान में करने जा रहे हैं, और ऐसी शादी होगी कि पूरा इंदौर शहर याद रखेगा। ये और कोई नहीं, सारिका जी की बड़ी बहन के पति शैलेश राठी हैं। उन्हें आते देख सारिका जी अपनी साड़ी ठीक करते हुए उठी और मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे जीजा जी, आप यहाँ आइए आइए बैठिए। और फिर अन्या की तरफ देखकर कहती हैं, जाओ अन्या बिटिया, जाकर अपने मौसा जी के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। तभी राठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस यहाँ आप लोगों को ये मिठाई देकर याद दिलाने आए थे कि कल आप सभी लोगों को हमारी बेटी दिव्यांका की शादी में शामिल होने के लिए शहर के 7 स्टार होटल में आना है। और बस यहाँ आते ही आप लोगों को ये बातें करते हुए सुना तो हमने सलाह दे दी, और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं, घर में बहुत काम है। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि अन्या अपने पापा की तरफ देखकर कहती हैं, माफ कीजिएगा मौसा जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमें हमारे पापा पर पूरा भरोसा है। वो हमारे लिए जो भी करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। और वैसे भी हम किसी रईस लड़के से नहीं बल्कि एक आदर्शवादी लड़के से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर राठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो बस सलाह दे रहे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए राठी जी वहां से जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गए, और उनके जाने के बाद अन्या ने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, पापा, आप चिंता मत कीजिए, देखिएगा हमारे लिए कोई रईस नहीं बल्कि समझदार लड़का मिलेगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन इंदौर शहर के 7 स्टार इंदौर मैरियट होटल में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां हो रही थी। चारों तरफ खूबसूरत और महकते हुए फूलों से सजावट के साथ साथ पूरा होटल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। शादी के इस भव्य आयोजन के साथ साथ मेहमानों के ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। होटल के बाहर लंबी और लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हो भी क्यों ना, भाई मुंबई शहर के आरआर ग्रुप के मालिक दिग्विजय राय चौहान के बड़े पोते रुद्र राय चौहान की शादी जो थी, वहीं चौहान परिवार जिनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भारत के रईस से रईस और राजसी खानदान उतावले बैठे थे, आज उनका रिश्ता इंदौर परिवार के छोटे से बिजनेसमैन शैलेश राठी के परिवार से जुड़ने जा रहा था। राठी परिवार की तो मानो किस्मत ही खुलने वाली थी। एक तरफ जहां चौहान परिवार बारात के निकलने की तैयारियों में जुटा हुआ था, वहीं होटल के दूसरे हिस्से में जहां राठी परिवार के ठहरने का इंतजाम किया गया था,
वहां बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। अन्या भी इधर से उधर भागते हुए उस शादी के कामों में पूरी तरह से जुटी हुई थी। सिंपल से हल्के गुलाबी रंग के लहंगे के साथ लाइट मेकअप में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हॉल में मौजूद सुजाता के पास बैठी एक औरत अन्या की तरफ देखते हुए कहती है, ये बच्ची बड़ी प्यारी है, ये कौन है? लड़के की ओर देखकर कहा, रेहान बेटा। रेहान रुद्र का छोटा भाई और घर में सबका लाडला। वो अपने दादाजी की बात सुनते ही एकदम से उनकी तरफ आते हुए बोला, जी दादाजी। दादाजी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, जाओ जरा जाकर देखो तुम्हारे भाई रुद्र तैयार हुए या नहीं, बारात के निकलने का समय होने ही वाला है। ये सुनते ही रेहान मुस्कुराकर कहता है, जी दादाजी, मैं अभी देख कर आया। ये कहते ही वो मुड़कर धीरे से पड़पड़ाते हुए कहता है, ये दादाजी ने भी क्या काम कह दिया मुझे। ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। आरफी भाई तैयार हुए भी हैं या नहीं, पता नहीं कहीं अपने लैपटॉप को लेकर तो नहीं बैठे हैं। चल भाई रेहान, लग जा काम पर। ये कहते हुए वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि ऊपर से किसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ साथ कोई रूपदार आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे वो फाइल अभी के अभी मेरे कमरे में चाहिए। उसकी ये जोरदार आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें ऊपर की तरफ घूम गई। लेकिन तभी दिग्विजय जी ऊपर देखते ही कहते हैं, रुद्र बेटा। दिग्विजय जी की आवाज सुनते ही रुद्र ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करके अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए वो अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आने लगा। अभी भी सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी, क्योंकि आज सुनहरे रंग के दूल्हे की पोशाक के साथ सिर पर लाल रंग का साफा पहने, गले में हीरो का हार पहने रुद्र किसी राज घराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। इसलिए दादाजी भी उसे नीचे उतरते हुए अपनी नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे नीचे आते देख रेहान ने लंबी सी सांस लेते हुए खुद से कहा, हाँ, चलो आज तो बच गया मैं। लेकिन फिर अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहता है, हमें तो अभी तक समझ नहीं आया कि दूर दूर तक लड़कियों से कोई वास्ता न रखने वाले हमारे रुद्र भाई इस शादी के लिए मान कैसे गए। रुद्र के नीचे आते ही दिग्विजय जी ने अपने पोते की नजर उतारी और फिर थोड़ी ही देर में पूरे गाजे बाजों के साथ रुद्र की बारात लड़की वालों की तरफ पहुंच गई, जहां बारात का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। अभी बारात के आने पर बाराती चौखट पर नाचने में ही लगे हुए थे कि तभी अन्या घबराई हुई एक हाथ से अपना लहंगा पकड़ते हुए सीढ़ियों से भागते हुए आई और सुजाता जी के पास आकर कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर सुजाता जी अपनी आंखों को बड़ा कर हैरानी से कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना अन्या? अन्या हाफते हुए कहती है, मौसी जी, हम ठीक कह रहे हैं, चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर सुजाता जी उसके साथ दिव्यांका के कमरे की तरफ चली गई
उन्हें ऐसे जाते हुए देख दिव्यांका भी उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही सुजाता जी दिव्यांका के कमरे में पहुंची, वो उसके कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है दिव्यांका? देखो यहीं कहीं होगी। तभी उनके साथ आई अन्या कहती है, नहीं मौसी जी, हम सच कह रहे हैं। आपके कहने पर जब हम यहाँ दिव्यांका दीदी को देखने आए तो हमने देखा कि वो यहाँ नहीं थी। तभी पीछे से एक लड़की जिसने मजंटा रंग का लहंगा पहना हुआ था, वो अपने दोनों हाथों से अपना भारी सा लहंगा पकड़े सुजाता जी और अन्या की बातें सुनकर कहती है, अरे ऐसे कैसे दिव्यांका कहीं जाएगी, हम देखते हैं। ये कहते हुए वो कमरे के बाथरूम में देखने लगी और जब उसे भी वहां दिव्यांका नहीं मिली तो वो कमरे के दूसरी तरफ बनी बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर बेड पर रखे दुल्हन के जोड़ी के ऊपर रखे एक कागज पर पड़ी, जिसे झट से उठाते हुए कहती है। ये कहते हुए उसने उस कागज के टुकड़े को उठाया और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। माँ और पापा, हमें माफ कर दीजिएगा, हम ये शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। आपकी दिव्यांका। वहां ये शोर सुनकर बहुत सारे लोग उस कमरे में आ चुके थे, लेकिन ये पढ़ने के बाद उस लड़की जिसका नाम दिव्यांका था, वो दिव्यांका की बड़ी बहन यानी राठी साहब की बड़ी बेटी, उसने उस अन्या की तरफ अचानक इशारा करते हुए कहा, माँ, मुझे तो लगता है दिव्यांका को यहाँ से भगाने में इसी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि सुजाता जी कुछ कहती, वहां उनके पास खड़ी सारिका जी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, कि तुम क्या कह रही हो दिव्या बेटी, हमारी अन्या भला ऐसा क्यों करेगी? उनकी बात सुनकर दिव्या को ऐसे घूरते हुए देख अन्या दौड़कर अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। इससे पहले कि दिव्या या कोई और कुछ कहता, कोई अपनी रौबदार आवाज में कहता है, बिल्कुल सही कह रही है दिव्या, हम जानते थे आप लोगों से हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं गई, और मुझे तो लगता है उसके साथ इस साजिश में आपका और वर्मा जी का भी हाथ है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बता दीजिए मुझे मेरी बेटी कहाँ है वरना। तभी सुजाता जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, अब क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को? सोचिए जी, कहीं बारात वापस लौट गई तो? तभी दरवाजे की तरफ से एक बार फिर कोई अपनी रौबदार आवाज में कहता है, बारात तो खाली हाथ अब वापस नहीं जाएगी। ये सुनते ही पास खड़ी दिव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन तभी राठी साहब दरवाजे की तरफ से आते हुए दिग्विजय जी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, चौहान साहब, आप यहाँ? लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही दिग्विजय जी अंदर आते हुए कहते हैं, राठी जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमने सब सुन लिया है, और ये सब सुनने के बाद हमने फैसला किया है कि ये शादी तो तय मुहूर्त पर ही होगी, फिर चाहे मंडप में हमारे पोते के साथ दुल्हन के जोड़े में कोई और ही क्यों न बैठे। उनकी ये बात किसी को समझ में नहीं आई और सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। तभी उन्होंने वहां सारिका जी के साथ खड़ी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, और हमारे पोते के साथ यही लड़की अब दुल्हन का जोड़ा पहनकर फेरे लेगी, और हाँ, ध्यान रहे, जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस लड़की को तैयार करके नीचे लाया जाए। ये कहकर चौहान साहब वहां से जाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। कुछ देर के लिए तो जैसे उस कमरे में मौजूद सभी लोगों को सांप सूंघ गया, लेकिन अन्या ये बात सुनकर घबरा गई थी। वो अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं, आप तो जानते हैं ना हम अभी कोई शादी वादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दिग्विजय जी का ये फैसला सुनकर वर्मा जी को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर क्यों करा रहे थे राठी जी अपनी बड़ी बेटी से पहले अपनी छोटी बेटी की शादी? क्या वजह थी कि इतने बड़े खानदान का अन्य दिग्विजय जी को जाते देख अपने पापा की तरफ देखकर रोती हुई कहती है, पापा अब चुप क्यों है, कहते क्यों नहीं कि हम ये शादी नहीं करना चाहते हैं। वर्मा जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खड़े अपनी बेटी को देख ही रहे थे। तभी एक रोबीली आवाज कमरे में गूंजती है, ए लड़की, तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? अब ये सब रोना धोना बंद करके जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है।
ये कहते हुए रुद्र आगे बढ़कर अन्या की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, समझ गई तुम? और इससे पहले कि मुहूर्त का समय निकल जाए, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रुद्र राय चौहान को देरी करना पसंद नहीं है। रुद्र की ये बातें सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अब तुम ही अपनी दुल्हन को जल्दी से फेरों के लिए नीचे लेकर आओ। तुम्हें पता है ना, हमें हर काम वक्त पर करना ही पसंद है। ये कहकर दिग्विजय जी अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए वहां से चले गए। उधर रुद्र के यूं कसकर बाजू पकड़ने की वजह से अन्या की कोमल बाजू में दर्द होने लगा था, लेकिन ये दर्द इस समय उतना तकलीफ देह नहीं था जितना उसके लिए इस तरह अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखना था। वो अपना हाथ रुद्र के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए उम्मीद के साथ अपने पापा की ओर देख रही थी। अन्या की आंखों में उसके दर्द को महसूस करते ही अचानक से रुद्र की पकड़ उसकी बाजू से अपने आप छूट गई। उसकी नजर अन्या के मासूम चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक रुद्र के हाथों से अपना हाथ छूटते ही अन्या भागकर अपने पापा के पास गई और उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, पापा, हम ये शादी नहीं करना चाहते। प्लीज आप समझाइए ना इन लोगों को, ये हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हालांकि वर्मा जी को भी अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देख बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, रुद्र उनकी तरफ देखकर कहता है, और हाँ, आप 10 मिनट के अंदर अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में नीचे मंडप में ले आइए, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। वहीं वर्मा जी की जुबान जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ वर्मा जी ही नहीं, वहां मौजूद किसी भी इंसान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। यहाँ तक कि वर्मा जी भी आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी सारिका अन्या के पास आकर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो बेटी, चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। अन्या के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़े होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतजार था कि शायद उसके पापा उसके साथ ये सब होने से रोक देंगे, लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए हाथ जोड़कर उसकी तरफ देखा तो उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। वो आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ देख पा रही थी, इसलिए वो चुपचाप रोते हुए अपने पापा को देख अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। आईने के सामने तैयार होते हुए अन्या बेसुध से अपनी आंख में आंसू लिए ऐसी खड़ी थी जैसे कोई बेजान लाश खड़ी हो। आखिर आज उसकी जिंदगी के सारे सपनों का उसकी आंखों के सामने खून जो हो रहा था, वो इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने सपनों के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली लड़की आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों का अपने ही हाथों से गला घोंटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब अन्या को दुल्हन के लिबास में तैयार करके नीचे लाया गया तो किसी की भी आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अन्या थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम, गोल चांद सा चेहरा, इसे देखकर एक बार तो चांद भी शर्मा जाए। लाल रंग के उस दुल्हन के जोड़े में अन्या इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो किसी राजघराने की रानी उतर रही हो। शायद रुद्र जैसे राजकुमार के लिए अन्या जैसी राजकुमारी ही बनी थी, इसलिए इस तरह से उन दोनों का रिश्ता जुड़ रहा था जिसे किसी की उम्मीद ही नहीं थी। खैर, इस धरती पर अक्सर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। वहां मौजूद सभी अन्या को देखते ही रह गए और एक पल के लिए तो अन्या को देखकर रुद्र की नजरें भी उसके मासूम चेहरे पर रुक गई। थोड़ी ही देर में शादी की सारी रस्में होने के बाद जब फेरों की बारी आई तो अन्या बेसुध सी हालत में धीरे धीरे चल रही थी। ये देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झट से अन्या का हाथ कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगा, जैसे वो ये शादी किसी जबरदस्ती में कर रहा हो। फेरे पूरे होते ही रुद्र अन्या का हाथ छोड़कर मंडप से अकेले ही नीचे उतरकर जाने लगा। उसे ऐसे जाते देख सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी दिग्विजय जी रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे रुद्र बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो विदाई की रस्म होनी बाकी है। दादाजी की आवाज सुनकर
रुद्र वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर वो अन्या के पास वापस आ उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लीजिए और चलिए अब यहाँ से, बस हो गई विदाई। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी कुछ ही देर में हम लोगों की फ्लाइट है मुंबई के लिए और आज के बाद इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये कहते हुए वो अन्या को लेकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसके परिवार के बाकी लोग भी जाने लगे। कुछ देर में ही चौहान परिवार अपनी बहू यानी अन्या को लेकर गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। आज अन्या के सारे सपने एक एक करके टूट गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसकी शादी एक ऐसे शख्स से होगी जिसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं थी। हमेशा दूसरों के हक की बात करने वाली लड़की अपने हक के लिए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, या यूं कहे इस एक पल ने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। वो लोग मुंबई पहुंचकर चौहान विला में पहुंचे, जो कि किसी महल से कम नहीं था। उसके अंदर न जाने कितने कमरे थे। आज तक अन्या ने तो शायद इतना बड़ा घर देखा भी नहीं था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, गाड़ी की दूसरी तरफ से रुद्र उतरते हुए दूसरी गाड़ी से उतर रहे अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आया। हालांकि रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन रुद्र के घर से आने जाने का वैसे भी कोई वक्त नहीं होता था और उसकी उस आदत में दादाजी भी उसे कभी रोक नहीं पाए। आज भी रुद्र हमेशा की तरह वहां से निकल गया। उसके जाते ही दादाजी ने दरवाजे पर खड़े दरबान से घर का दरवाजा खुलवाने का इशारा किया और दादाजी ही अन्या को धीरे धीरे अपने साथ घर के अंदर ले जाने लगे। घर की चौखट पर पहुंचते ही जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो सामने एक जैसे कपड़े पहने नौकरों की एक लंबी कतार खड़ी थी। ये सब किसी राज घराने से कम नहीं लग रहा था। उन सब की ओर इशारा करते हुए दादाजी अन्या से कहते हैं, बेटी इस घर में तुम्हें एक माँ और बहन के अलावा बाकी सभी रिश्ते मिलेंगे और शायद इसी वजह से ये घर आज तक कभी घर नहीं बना बल्कि मकान ही बना रहा है और अब इस मकान को घर तुम्हें बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाओगी। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर अन्या की तरफ देखने लगे, लेकिन अन्या बेचारी क्या बोलती। जहाँ ससुराल की चौखट पर पहुंचकर हर लड़की का उसके नए घर में बड़ी ही शान से स्वागत किया जाता है, वही उसका स्वागत करने की बजाय उसे तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी। खैर, अभी तो अन्या कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बस देख रही थी। दादाजी उसे शांत देखकर आगे कहते हैं, चलो बेटी, रात बहुत हो चुकी है, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। ये कहकर वो एक नौकर की तरफ देखकर कहते हैं, जाओ बहू रानी को रुद्र के कमरे तक ले जाओ। दादाजी की बातें सुनकर अन्या भी चुपचाप उस नौकर के पीछे पीछे रुद्र के कमरे की तरफ चली गई। रुद्र के कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि आज वो अपने पापा के उस घर को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर यहाँ आ गई थी। जिस आंगन में उसकी बचपन की कई यादें जुड़ी थी, वो उसे छोड़ यहाँ आ गई थी। जैसे जैसे वो उस कमरे में बढ़ रही थी, उसकी आंखों के सामने उसके घर में बिताए गए वो सारे पल तस्वीर बनकर घूम रहे थे। ऐसे ही अपने बचपन और घर को याद करते करते कब वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 3 बज चुके थे, लेकिन रुद्र का अभी तक कोई पता नहीं था। अन्या ने धीरे धीरे अपने गहने और श्रृंगार उतारना शुरू किया, लेकिन बिना गहनों और साज श्रृंगार के भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इस सादगी में भी और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसे ही चुपचाप डरी सहमी सी रुद्र के बिस्तर, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, उस पर एक कोने में अपने शरीर को समेटे हुए लेटी थी कि तभी कमरे का दरवाजा किसी ने धीरे से खोला और दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर वो एकदम से अपनी टांगों को समेटते हुए डरकर बिस्तर पर बैठ गई। जैसे ही रुद्र ने कमरे के अंदर आकर दरवाजे की सिटकनी लगाई, उसके दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। वो धीरे धीरे अपने पैरों को अपनी तरफ समेटने लगी। तभी रुद्र अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, इधर आओ मेरे पास। ये सुनकर तो अन्या की डर के मारे जैसे जान ही निकलने वाली थी।
कुछ देर तक जब अन्या बिस्तर के नीचे नहीं उतरी तो रुद्र एक बार फिर से जोर से कहता है, सुना नहीं तुमने? इधर आओ मेरे पास। अन्या उसकी तेज आवाज सुनकर डर गई और डर के मारे उसका शरीर थरथराने लगा था। घबराकर वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दूसरी तरफ से घूमते हुए रुद्र के पास आ रही थी कि तभी वो खुद उसके पास गया और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, पूछोगे नहीं क्या? अन्या की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। वो तो बस अपनी डरी सहमी और मासूम आंखों से उसकी तरफ देखे जा रही थी। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए अपने हाथ से कागजों का एक बंच निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा तोहफा। इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और आज के दिन तो तुम्हारे लिए तोहफा लाना बनता ही था। ये लो पकड़ो इसे। ये कहते हुए उसने वो कागज अन्या की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अन्या ने जब उन पेपर्स को पकड़ा नहीं तो उसने खुद उसका हाथ पकड़कर वो पेपर्स उसके हाथ में दे दिए। अन्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें खोल कर देख सके। रुद्र धीरे से हंसते हुए कहता है, इससे खूबसूरत तोहफा मेरी बीवी के लिए हो ही नहीं सकता था, इसलिए बड़े आराम से इसे पढ़कर इस पर साइन कर देना। मैंने तो साइन कर दिया है। और एक बात, ये कोई प्रॉपर्टी या किसी बंगलों के कागजात नहीं है, बल्कि ये हमारी डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं। आज से हम शादी के रिश्ते में तो हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजरों में। हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं होगा और ये रिश्ता भी सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। ये शादी मैंने दादाजी के कहने पर की है। अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं तो चला सोने। लेकिन हाँ, याद रहे, कल सुबह तक मुझे इन कागजात पर तुम्हारे साइन चाहिए। ये कह वो अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। इधर अन्या अपने हाथ में वो पेपर्स देखकर लड़खड़ा गई। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी जिंदगी का ये कैसा दिन है जो एक के बाद एक तूफान आए जा रहे हैं। आखिर क्यों आज तक ये घर घर नहीं बन पाया? क्या होगा अन्या का फैसला? क्या निभा पाएगी वो दादाजी की दी हुई जिम्मेदारी? रुद्र अपने कमरे में आकर अन्या को एक पेपर देते हुए उस पर साइन करने को कहता है। अन्या उस पेपर को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो डिवोर्स के कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे, जिसका मतलब साफ था कि रुद्र इस शादी को नहीं मानता। अन्या इस बात से काफी दुखी हो जाती है। वो खुद को काफी मुश्किल से समझाकर पेपर साइन करके चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। वहीं रुद्र जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसकी नजर बेड पर सुकून से लेटी हुई अन्या पर पड़ती है। वो बेड की दूसरी ओर जाकर लेट जाता। वो अभी लेटा ही था कि अन्या जो ठंड के कारण ठिठुर रही थी, वो रुद्र को पकड़ लेती है। रुद्र उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर वो उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वैसे ही उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह रुद्र का कमरा। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र और अन्या एक दूसरे में लिपटकर सुकून की नींद सो रहे थे। वैसे तो रुद्र की नींद काफी कच्ची हुआ करती थी और वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश ही नहीं रहा था। वो काफी लंबे वक्त के बाद ऐसे सुकून से सो रहा था। तभी कुछ देर बाद रुद्र अपनी आंखें खोलता है। 2-3 बार पलके झपकाने के बाद जब वो उठने की कोशिश करता है तो उसे खुद के कंधे पर कुछ भारी महसूस होता है, जिससे उसकी नजर खुद ब खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही अन्या पर चली जाती है। ये देखकर वो हैरानी से अपनी दोनों बाहें जोड़ लेता है। उसने अपने आसपास एक बार नजर घुमाई तो खुद को अन्या के साथ बेड पर चिपक कर एक ही ब्लैंकेट में देखा। ये देखकर वो झटके से अपना हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन अन्या नींद में हिलकर उसको फिर से टाइट पकड़ लेती है, जिसकी वजह से अब रुद्र हिल तक नहीं पा रहा था, या यूं कहे वो अन्या को दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी नजरें अन्या पर ही टिकी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसका चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वो अपना हाथ अन्या के सर के नीचे से निकाल ही रहा था कि नींद में सोई हुई अन्या
कोई आवाज में कहती है, जी सॉरी, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। उसकी बात सुनकर रुद्र एक नजर उसे देखकर अपना सिर झटकते हुए उठने लगता है, लेकिन अन्या तुरंत उसकी शर्ट को पकड़कर उसे रोकते हुए वापस अपने पास बैठा लेती है। लेकिन अन्या के ऐसे अचानक से खींचने से रुद्र की शर्ट के बटन टूटते हुए जमीन पर बिखर जाते हैं और इसी के साथ ही रुद्र के 8 पैक एब्स अन्या के ठीक सामने दिखने लगते हैं। ये देखकर रुद्र अपनी आंखें मींचते हुए गुस्से में कहता है, ये क्या हरकत है? अन्या उसके ऐसे चिल्लाने पर और भी ज्यादा सहम जाती है। वो तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहती है, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मेरा मंगलसूत्र आपकी शर्ट में फंसा हुआ है, अगर आप ऐसे उठते तो टूट जाता। इतना बोल अन्या रुद्र के सीने के करीब बढ़कर अपना मंगलसूत्र छुड़ाने लगती है। उसकी गर्म सांसें रुद्र को खुली चेस्ट पर महसूस हो रही थी। ये फील करके उसके अंदर गर्मी बढ़ने लगी। ये सब रुद्र को एक नई फीलिंग में डुबा रहा था, जिसे वो आज तक अनजान बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्या की इस हरकत पर क्या करे। रुद्र भी अपना सिर नीचे करके देखता है तो मंगलसूत्र सच में फंसा हुआ था, जिसे अन्या निकालने की कोशिश कर रही थी और ना निकलने से वो काफी परेशान हो रही थी। उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो परेशान होकर पीछे कर रही थी। अन्या को अपने इतने करीब देख रुद्र की चिड़चिड़ाहट एक पल में कहीं गायब हो गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके बालों को हटाने ही वाला था कि अन्या मंगलसूत्र छुड़ाकर जल्दी से अपना सिर ऊपर करती है, जिससे एक बार फिर उसका सिर रुद्र के सिर से टकरा जाता है। अन्या और रुद्र वापस से अपने अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं। अन्या वापस से उसे सॉरी बोलने चलती है कि रुद्र गुस्से में बेड से खड़ा होकर वहां से वॉशरूम चला जाता है। अन्या तो उसे ताकते ही रह जाती है। फिर वो अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है अन्या, तू तो पागलों जैसा बिहेव कर रही है। शादी के पहले दिन की शुरुआत ऐसे ऑकवर्ड तरीके में हुई है, पूरा साल कैसे काटेगी इसके साथ, और न जाने अब आगे क्या होने बाकी है। फिर वो अपने पास ब्लैंकेट को देखकर सोचते हुए खुद से ही कहती है, एक हाथ से आया और ये आदमी मेरे इतने करीब क्यों था? इसने नींद में मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की? फिर खुद से ही आगे रुद्र की तरह एक्टिंग करते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं कुछ भी सोच रही हूँ। देखा नहीं, कल सखरू राय जौहर ने क्या कहा था? मेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, लेकिन मेरी वाइफ बनने की कोशिश भी मत करना। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अन्या फिर से मुंह बनाते हुए कहती है, अगर उसके लिए शादी कोई मायने नहीं रखती तो मैं क्यों सोचूं? मुझे भी कोई मतलब नहीं है साथ। ऐसे ही अन्या खुद से बड़बड़ाते हुए बात कर रही थी कि तभी रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और बिना अन्या पर नजर डाले चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। अन्या तो उसे देखती रह गई। फिर अपनी नजर एक बार कमरे के चारों तरफ दौड़ाते हुए एक ठंडी आ पड़ती है। दूसरी तरफ चौहान विला के बैक एरिया में एक बड़ा सा जिम बना हुआ था, जहां हर तरह की मशीन थी। रेहान और तविश ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, वहीं अभय लेग प्रेस मशीन पर अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। लेकिन शौर्य मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी के मसल्स अलग अलग पोज करके निहार रहा था। रेहान उसे देख मजे लेते हुए कहता है, शौर्य ब्रो, 15 मिनट वर्कआउट से आपके एक एब्स बढ़ नहीं जाएंगे। ये बोलकर वो तविश को ताली देता है और शौर्य उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा था कि कहीं अपने यार की शादी की खुशी में वजन तो नहीं बढ़ गया। ये बोलकर वो टॉवल से खुद के पसीने को पोंछता है। तभी तविश कहता है, वैसे आज रुद्र भाई कहाँ रह गए? वो तो वक्त से भी पहले चलने वाले इंसान है। उसकी बात सुनकर शौर्य शरारती मुस्कान से कहता है, अरे छोटे, आज से पहले उसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए सारा वक्त उसका हुआ करता था, लेकिन अब तो कोई आ गई है। रेहान बीच में कहता है, और वैसे भी आज भाई का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कल उनकी सुहागरात थी। ये बोलकर वो तविश को एक आंख मार देता है। तभी हंसने लगते हैं, लेकिन तभी जिम का डोर खुलता है और रुद्र अंदर आता है। उसे देखकर सबके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है।
रुद्र बिना किसी के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए अपना वर्कआउट शुरू करके ट्रेडमिल पर आ जाता है। शौर्य सबको आंख मारकर रुद्र के पास चला जाता है और रुद्र के ट्रेडमिल पर अपना हाथ टिकाकर अपने बालों को हाथ से पीछे करते हुए कहता है, और भाई, आज तुम्हारी घड़ी बंद हो गई या कल रात ज्यादा थकने से नींद नहीं खुली? रुद्र उसकी बात इग्नोर कर देता है। वो जानता है शौर्य उसका मजाक लेने के मूड में है। शौर्य फिर रुद्र के करीब बढ़कर धीमी आवाज में कहता है, वैसे कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट नाइट? भाभी को ज्यादा तंग तो नहीं किया? उसकी बात सुनकर रुद्र रुकते हुए उसे घूरता है, फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन शौर्य आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वो उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है, अरे बता ना, कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? तभी रेहान भी शौर्य के गले में हाथ डालकर रुद्र से एक्साइटेडली पूछता है, आओ भाई, बताओ ना, भाभी कैसी लगी आपको? वैसे दिखने में तो काफी मासूम है। ये बोलते हुए वो शौर्य से नजरें मिलाता है, जो उसकी बात पर सहमति वाले एक्सप्रेशन से सिर हिलाता है। सबकी बात सुन रुद्र के जहन में सुबह वाला अन्या का चेहरा याद आता है, फिर उसके करीब होने का पल याद आता है। ये सब याद करके वो कहीं खो जाता है। तो शौर्य उसके कंधे को अपने कंधे से हिट करते हुए कहता है, क्या भाई, कहाँ खो गए? लगता है रात भर साथ रहने पर भी जी नहीं भरा, जो अब भी भाभी के ख्यालों में खोए हो। रुद्र शौर्य की ऐसी बेतुकी बातें सुन सुनकर पक चुका था। वो गुस्से में अपने जबड़े भींचते हुए शौर्य को घूर कर कहता है, अगर अब तुम में से किसी ने भी एक वर्ड कहा तो मैं तुम सबको घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ये सुनकर सब अपने कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अब उन्होंने इस सोए हुए शेर को छेड़ा तो सच में ऐसा कर सकता है। इसीलिए सब वापस अपने वर्कआउट में लग गए। उसके बाद किसी की भी हिम्मत ही नहीं हुई रुद्र से कुछ कहने की। 1 घंटे में रुद्र वापस जिम से अपने कमरे में आता है। अन्या खुद को खुद में सिमटे सोफे पर बैठी थी। उसने अब तक वही शादी का जोड़ा पहना हुआ था। अन्या कमरे में रुद्र को देखकर कुछ कहने को होती है कि तभी रुद्र उसे इग्नोर करके वॉशरूम में घुस जाता है। अन्या की बात उसके मन में रह जाती है। 15 मिनट के बाद रुद्र वॉशरूम से अपनी वही फॉर्मल फिर वो रुद्र को देखकर कहता है, सर वो दादाजी ने छोटी मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोल वो पैकेट आगे करता है। उसके बाद वो आगे कहता है, सर आपको दादाजी अपने कमरे में बुला रहे हैं। रुद्र उससे बैग टेबल पर रखने का इशारा कर उसे जाने का कहता है। फिर अन्या को उस पैकेट की ओर इशारा करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। रुद्र के मना करने के बाद भी कैसे बनाएगी अन्या उसके दिल में जगह, और क्या चल रहा है दादाजी के दिमाग में? आखिर अन्या जल्दी से उस पैकेट को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। अन्या के पास यहाँ उसका कुछ नहीं था, न कपड़े, न ही उसका फोन। रुद्र तो उसे बस एक शादी के जोड़े में ही ले आया था। अन्या नहाने के बाद जब उस पैकेट के अंदर देखती है तो हैरान रह जाती है। ये एक लाल रंग की काफी खूबसूरत जड़ों काम की साड़ी थी। दिखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही भारी। ये देखकर अन्या असमंजस में पड़ जाती है। उसे हल्की साड़ी पहननी आती थी, लेकिन इतनी भारी साड़ी को कैसे संभालना है उसे नहीं पता था। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक ठंडी आह भरते हुए पहन ही लिया। आधे घंटे के काफी मशक्कत के बाद आखिर उसने वो साड़ी पहन ली। ये तो उसके लिए अकेली जंग लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। साड़ी के साथ उसके गले में एक कुंदन का हार था, जो कि काफी खूबसूरत था। ये सब तो अन्या से संभाला ही नहीं जा रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपने लंबे बाल खोले और उसे हवा में खुले ही छोड़ दिए। गले में कुंदन के हार के साथ
हीरो का मंगलसूत्र था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन इससे उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। खुद को मिरर में देखने पर एक पल के लिए उसे खुद पर ही विश्वास नहीं हुआ कि ये वही है। वो बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी। बस एक कमी थी, वो था सिंदूर। वो भी उसके पास नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही नीचे जाने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। दादाजी का कमरा। रुद्र अपने दादाजी के कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। अंदर से दादाजी उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। रुद्र कमरे में जाता है तो दादाजी उसे अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा करते हैं। रुद्र भी आराम से उनके बगल में बैठ जाता है। दिग्विजय अपने कड़क आवाज में रुद्र को देखते हुए कहता है, तो आपने क्या सोचा है? रुद्र बिना किसी भाव के साफ लफ्जों में कहता है, फैसला आपका था शादी करने का, तो मैंने कर ली। अब इसे मानना ना मानना मुझ पर है, और मेरा फैसला ये है कि आप भले ही उसे अपनी बहू मान ले, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी होने का अधिकार या मिसेस रुद्र राय चौहान का ओहदा कभी नहीं दूंगा, और इसके लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। आपकी चाहत थी मेरी शादी, जिसे मैंने पूरा किया। इसके आगे आप मुझसे उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर होगा दादाजी। रुद्र के इस फैसले के बारे में दिग्विजय पहले से अनजान नहीं थे। आखिर उन्होंने अपने पोते को बचपन से पाला था और उनकी ही शिक्षा और गुण उसके अंदर थे, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहे। दादाजी शांत लहजे में रुद्र से कहते हैं, तुमने अब तक मुझसे पूछा ही नहीं कि आखिर मैंने इसी लड़की को तुम्हारे लिए क्यों चुना। तुम तो उस दिव्यांका से शादी करना चाहते थे ना? ये सवाल तो रुद्र के जहन में भी कई बार आया था, लेकिन अपने दादाजी के फैसले पर आज तक उसने सवाल नहीं किया था, इसलिए उसने ये बात भी बिना आपत्ति के मान ली थी। और वैसे भी रुद्र ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए ही कर रहा था, और दिव्यांका को चुनना उसके 2 साल पहले की गई गलती की भरपाई थी। रुद्र अपने दादाजी की आंखों में देखकर 2 शब्द कहता है, जरूरत नहीं है। रुद्र का जवाब सुनकर दिग्विजय मुस्कुरा देते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, जरूरत तो है, लेकिन वक्त नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम खुद उस राज से रूबरू हो। दिग्विजय रुद्र से कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे उनका पोता ऐसे तो उनकी बात मानने से रहा, इसलिए उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। कुछ वक्त के बाद सब बाहर आ जाते हैं। सब हॉल में मौजूद थे, क्योंकि दादाजी का आदेश था। रुद्र, रेहान, तविश, अभय, शौर्य और एक कोने में आकाश भी था। तविश, अभय, शौर्य सब चौहान मेंशन में ही अधिकतर रहा करते थे, क्योंकि दादाजी उन्हें अपने पोते जैसा ही मानते थे। शौर्य के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में काफी वक्त पहले गुजर गए थे, इसलिए वो अकेला था और एशिया का टॉप एक्टर था। वहीं अभय और तविश के डैड और स्टेप मॉम थे। उनके दादाजी दिग्विजय एक वक्त के अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो जल्दी गुजर गए। अभय को अपने डैड से कोई मतलब नहीं था और ना उनकी दौलत से, इसलिए उसने खुद का ही 7 स्टार होटल का एम्पायर खड़ा किया था। तविश कभी कभार गोयल हाउस चला जाता है, लेकिन उससे भी कुछ खास मतलब नहीं रहता था, इसीलिए दिग्विजय उन्हें भी अपने घर में ले आए थे। तब हॉल में बैठे थे, तभी सबको सीढ़ियों से आती पायल की आवाज सुनाई देती है। ये उनके घर में 25 साल बाद हो रहा था जब किसी की पायल की आवाज आ रही थी। सबकी नजर खुद ब खुद सीढ़ियों पर चली जाती है। वहां अन्या खुद को उस साड़ी में संभालते हुए ध्यान से नीचे आ रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब लोग उसे देखते ही रह गए, और रुद्र की तो उसे देख सच में सांस ही अटक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये पहली बार था कि किसी लड़की की खूबसूरती उसे इस तरह घायल कर रही थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए बस उसे देख रहा था। शौर्य ने रुद्र का ये रिएक्शन देखकर धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, अभी खूबसूरत लग रही है ना? रुद्र ने भी खोए हुए अंदाज में बस हाँ में सर हिला दिया, जिसे देख शौर्य को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन रुद्र को जल्दी अपनी बात का एहसास हुआ। वो शौर्य को एक तीखी नजर देखकर अपना फोन निकालकर उसमें कुछ करने का नाटक करने लगा, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नजर बार बार अन्या पर जा रही थी। वही अन्या ने जब अपने सामने
सिर्फ मेल मेंबर्स को खुद को ऐसे देखते पाया तो वो काफी ऑकवर्ड फील करने लगी। वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी दिग्विजय अन्या को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए कहते हैं, तुम वहां क्यों खड़ी हो बहू? आओ, मेरे पास आओ। अन्या भी उनकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वो सबसे पहले उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वो अपने आसपास एक छोटी नजर दौड़ाते हुए सबको देखती है। वहां वो दिग्विजय और रुद्र के सिवाय शायद किसी को नहीं जानती थी। दादाजी अन्या की तरफ देखकर अपनी रौबदार आवाज में कहते हैं, तुम अब तक अपने परिवार से नहीं मिली ना? आओ, मैं सबसे तुम्हें आज मिलवाता हूँ। वो सबसे पहले सोफे के अंतिम में शांत से बैठे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये है आकाश राय चौहान, तुम्हारे ससुर और रुद्र के पिता। दादाजी की बात सुनकर अन्या उनकी तरफ बढ़ती है और झुककर उनके पैर छू लेती है। अन्या जब से वहां आई थी, आकाश उन्हें अपनी बार की नजर से देख रहे थे। उन्हें अन्या में अपनी कौशल्या की छवि दिख रही थी। वैसी ही सादगी और मासूमियत से भरा चेहरा, होठों पर मन मोह लेने वाली मुस्कान, ये सब उन्हें आज अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ खुद ब खुद अन्या के सिर पर आ गया। ये देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान थे। आकाश ने शायद ही इन 25 सालों में किसी के सिर पर अपना हाथ फेरा हो, वो भी प्यार से। ये हक तो उन्होंने अपने दोनों बेटों तक को नहीं दिया था। अन्या अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें एक नजर देखती है, फिर दादाजी के पास आ जाती है। आकाश की आज आंखें नम थी। दादाजी प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, आओ बाकी लोगों से मिलते हैं। ये है रेहान राय चौहान, रुद्र का छोटा भाई। दादाजी इतना ही कहते हैं कि रेहान एक्साइटेडली आगे आकर अन्या को साइड हक करते हुए कहता है, और आपका प्यारा दुलारा नटखट सा देवर, वेलकम भाभी। रेहान को देख अन्या बस मुस्कुराते हुए उससे हेलो कहती है, लेकिन किसी की नजर थी जो काफी जानलेवा तरीके से रेहान के हाथ को देख रही थी, जो अन्या के कंधे को पकड़े थे। रेहान अपनी बातों में मग्न अन्या को अपने बारे में बता रहा था, जिसे वो मुस्कुराते हुए सुन रही थी। रुद्र की ये नजर शौर्य और अभय ने देख ली थी, जिसके बाद रेहान के आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर वो दोनों अपनी हंसी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी तविश भी आगे आकर अन्या से हाथ मिलाता है। ये देखकर रुद्र गुस्से में उठता है और अन्या और रेहान को घूरते हुए दादाजी के पास आकर कहता है, मेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी कुछ कह पाते या रोक पाते, उससे पहले रुद्र तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। अन्या रुद्र को जाते हुए देखकर उससे कहती है, अब इससे क्या हुआ? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? अजीब है ये। अन्या तो उसकी नजर भाप नहीं पाई, लेकिन रेहान तो अपने भाई के हर लुक से वाकिफ था, इसलिए वो भोली सूरत बनाते हुए खुद पर अपनी उंगली पॉइंट करके शौर्य और अभय से पूछता है, या मैंने कुछ अभी गलत किया? भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? रेहान के ऐसे पूछने पर शौर्य की हंसी छूट जाती है। वो आगे बढ़ रेहान की गालों को जोर से पिंच करते हुए कहता है, अरे मेरे भोले मुन्ना, जैसे कि तू रुद्र को नहीं जानता। जो चीज उसकी है उसे कोई दूसरा आंख उठाकर भी देखे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने तो। इतना बोलते बोलते शौर्य अन्या की ओर इशारा करता है, जो उसे ही देखकर उसकी बातों की जाल को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। शौर्य आगे बढ़कर अन्या के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, वैसे आपको मेरा नाम बताने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि मैं हूं ही इतना पॉपुलर, पर यहाँ आज सेलिब्रिटी नहीं बल्कि अपने जिगरी यार के दोस्त के नाते हूँ, यानी आपके पति का बचपन का साथी शौर्य मित्तल। वेलकम होम भाभी। अन्या भी खुशी खुशी हाथ मिला लेती है। आखिर उसका ड्रीम ट्रस्ट शौर्य मित्तल जो उसके सामने था, लेकिन अफसोस अब वो रिश्ते में उसकी भाभी थी। अभय भी अन्या को खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। तब का नेचर अन्या के प्रति काफी सॉफ्ट और जॉली था, बस रुद्र को छोड़कर। अन्या सबको देखकर एक बार सोचती है, क्या सच में ही उस पड़ोस राय चौहान का परिवार है? वो तो कहीं से भी मेल खाता नहीं लगता इस परिवार से। दादाजी सबके शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद अन्या को कुछ मीठा बनाने के लिए बोलते हैं और एक नौकर के साथ उसे किचन में भेज देते हैं।
अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी को संभाल कर किचन में आती है। किचन को देखकर उसे काफी हैरानी होती है। किचन तो उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा और सुंदर था। वो एक काफी मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, जहां उसके लिए ये सब एक सपने जैसा था। लेकिन एक बात और थी जिसे देखकर वो अब थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। क्या था ऐसा जिसे देखकर अन्या वियर्ड फील कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहे। एक बात और थी जिसे देखकर अन्या अब थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। सारे फैमिली मेंबर से लेकर सारा स्टाफ मेल था। वो जब से आई थी उसने खुद के अलावा किसी फीमेल को घर में नहीं देखा था। अन्या अफसोस सा चेहरा बनाते हुए सोचती है, ये कहाँ आ गई अन्या? तो ऐसा लग रहा है कि कोई मर्दों की दुनिया है। ऐसा फील हो रहा है जैसे गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की को अचानक बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया हो। फिर वो खुद से कहती है, मुझे मेरे घर जाना है। पता नहीं मॉम डैड कैसे होंगे। मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मैं कैसे बात करूं उनसे? तभी अन्या को ऐसे सोच में गुम दुखी सा चेहरा बनाते देखकर एक नौकर सामने से आते हुए कहता है, मैम आर यू ओके? उस नौकर की आवाज सुन अन्या अपनी रियलिटी की दुनिया में वापस आती है और किचन में इधर उधर देखने लगती है। फिर ठंडी आह भरते हुए अपने कामों में लग जाती है। वो सब के लिए मीठे में खीर बनाती है जो सबको बहुत पसंद आती है और अन्या की काफी तारीफ होती है। दिग्विजय अन्या को काफी खूबसूरत कंगन उपहार के तौर पर देते हैं। चौहान इंडस्ट्री। आज ऑफिस में काफी शांति छाई हुई थी। सब भगवान से खुद के सेफ्टी के लिए दुआ कर रहे थे। आज किस पर रुद्र का क्रोध बढ़ जाए कोई नहीं जानता था, इसलिए सब अपने कामों में काफी ध्यान से लगे हुए थे। रुद्र का मूड काफी गुस्से में था और वो छोटी छोटी गलती को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अमन की तो सांस ही अटकी हुई थी कि किस पल उसकी जान पर बनाए। रुद्र अपने कैबिन में एक फाइल पढ़ रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। वो बिना देखे अंदर आने को कहता है। अमन अपने सारे देवी देवताओं को याद करके एक फाइल और पैकेट लेकर अंदर आता है। फिर रुद्र के पास जाकर जल्दी से कहता है, सर ये फाइल आपने मांगी थी। फिर पैकेट टेबल पर उसके पास रखते हुए कहता है, और सर ये दादाजी ने आपके लिए भिजवाया है। ये सुनकर रुद्र अपनी नजरें उठाकर उस पैकेट को देखता है। फिर अमन से अपनी आंखों के इशारे से पूछता है, आखिर क्या है उस पैकेट में? अमन जल्दी से कहता है, मुझे नहीं पता सर, बस जैसा दादाजी ने कहा मैं इसे आपके पास ले आया। अमन की बात सुनकर रुद्र उसे जाने का इशारा करता है और उस पैकेट को खोलकर देखता है। उसमें एक छोटा सा खाने का बॉक्स था। ये देखकर रुद्र अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। उसके मन में यही था कि दादाजी ने उसके लिए ये क्या भेजा और क्यों भेजा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो उसे खोलकर चेक करता है तो ये दादाजी का ही मैसेज था, जिसे पढ़कर उसकी नजर सीधा बॉक्स पर चली जाती है। उस मैसेज में लिखा था, बॉक्स तुम तक पहुंच ही गया होगा। इसमें अन्या के हाथ की बनाई हुई खीर है, बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने खाया, तुम भी खाओ और आते वक्त इसके लिए गिफ्ट लेते आना। रुद्र फोन रखकर उस बॉक्स को उठाकर खोलता है, जिसमें से खीर की काफी अच्छी महक आ रही थी, जिसे स्मेल करते ही रुद्र के एक्सप्रेसलेस चेहरे पर कुछ बदलाव आ गया। वो जल्दी से उसे टेस्ट करता है। एक चम्मच खाते ही उसकी आंखों में एक दर्द उभर आया, जिसे उसने आज तक अपने अंदर ही दबा कर रखा था। वो तुरंत खीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर सिर को चेयर से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ दर्द थे जो भुलाए नहीं जा रहे थे। तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ती है। वो आगे बढ़कर उसे उठा लेता है, जिसे अभी अभी अमन रख कर गया था। रुद्र उस फाइल को उठाकर खोलता है तो सबसे पहले अन्या की फोटो आती है। इसमें अन्या के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जिसे रुद्र ने ही मंगवाया था। उसे कल रात से ये बात खल रही थी कि आखिर अन्या ने उसे बिना कोई सवाल जवाब के इतनी आसानी से डिवोर्स पेपर पर साइन कैसे कर दिया और पैसे तक नहीं मांगे। रुद्र की नजर अन्या की फोटो पर टिक जाती है। वो हल्के हाथ से उसे छूता है।
उसके जहन में एक बार फिर अन्या से बढ़ती नजदीकियां, उसकी आंखें, उसके होंठ, उसकी वो सादगी याद आने लगती है। ये सब अब उसके दिल को सुकून का एहसास दिला रहा था। फिर वो उस फोटो को साइड रखकर आगे पढ़ने लगता है। अन्या पढ़ाई और कॉलेज के लिए हमेशा बाहर ही रही थी। वो सिंपल एंड मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। उसके पापा मम्मी भी काफी सिंपल थे। घर में मॉम डैड के अलावा उसका एक छोटा भाई भी था। रुद्र बड़े गौर से एक एक चीज पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक पेज पर आती है जहां अन्या से 3 महीने पहले की गई सगाई का जिक्र हुआ था। ये पढ़कर तो रुद्र के होश ही उड़ जाते हैं। वो उस फाइल को बंद करके टेबल पर पटक देता है और गुस्से में खिड़की के पास आकर एक सिगरेट जलाते हुए उसके लंबे लंबे कश लगाने लगता है। उसके जहन में बस एक ही बात चल रही थी कि अन्या की सगाई हो चुकी थी, शायद उससे जिसे वो चाहती हो। इसलिए उसने इतनी आसानी से पेपर्स पर साइन कर दिया। शायद वो जल्द से जल्द इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हो। रुद्र को न जाने क्यों ये बात सोच सोच कर काफी गुस्सा आ रहा था कि अन्या के दिल में पहले से कोई और है। वो उसकी लाइफ में किसी और के होने की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डाइवोर्स की शर्त तो उसने ही रखी थी, लेकिन उसे ये बात अब खलने लगी थी। जब उसकी सिगरेट खत्म हो जाती है तब वो अपना फोन उठाकर उसमें कुछ मैसेज करता है और अपना कोट उठाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय अन्या को पूरे घर की चीजों से रूबरू कराते हुए कौशल्या राय चौहान की पेंटिंग के आगे खड़े करते हुए कहते हैं, ये है रुद्र की माँ, कौशल्या राय चौहान। अन्या बड़े गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर काफी खूबसूरत थी। उनकी आंखें देखकर अन्या को रियलाइज होता है कि रुद्र को अपनी माँ से इतनी खूबसूरत आंखें मिली है। दादाजी आगे कहते हैं, ये 25 साल पहले एक हादसे में गुजर गई थी। तब से ये घर सिर्फ ईंटों का एक मकान बनकर रह गया है, जिसे अब घर तुम्हें बनाना है। रेहान ने अपनी माँ को बस तस्वीर में ही देखा है। उसे तो ये मौका तक नहीं मिला कि वो अपनी माँ की गोद में खेल सके। कौशल्या के जाने के बाद लगभग सब कुछ बिखर गया है, जिसे अब तुम्हें संभालना है। ये बोलते हुए दादाजी भरोसे के साथ अन्या को देखते हैं। अन्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर दादाजी के भरोसे को देखकर वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। दादाजी उसे आगे चलने की ओर इशारा करते हुए आगे कहते हैं, तुम्हें इस घर की बहू के साथ साथ रुद्र की पत्नी भी बनना होगा और इस वंश को आगे बढ़ाना होगा। ये सुनकर अन्या के चलते कदम रुक से जाते हैं। उसके दिमाग में रुद्र की कल रात की कही बात याद आती है, तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, पर मेरी पत्नी बनने की कोशिश कभी मत करना। ये याद आते ही अन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो खुद से कहती है, वाह अन्या, क्या किस्मत बनती जा रही है तेरी। पति पत्नी ना बनने को कहता है और शादी के पहले दिन डिवोर्स पेपर वेडिंग गिफ्ट में देता है, और दादाजी ने पत्नी के साथ पोते तक का सपना देख लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मिक्सी में खुद की चटनी बनते देख रही हूँ। दिग्विजय अन्या को रुकते देखकर पीछे पलटकर उसे देखते हैं। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि उनकी बात सुनकर वो कुछ दुविधा में थी, जिसे दिग्विजय अच्छे से समझ रहे थे। वो अन्या को अपने कमरे में आने का कहते हैं। अन्या उनकी आवाज सुनकर होश में आती है, फिर जल्दी से उनके कमरे में आ जाती है। दादाजी उससे बैठने का इशारा करते हैं और खुद भी उसके सामने बैठकर अपने उसी रौबदार लहजे में कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें क्या परेशानी है। उनकी बात सुनकर अन्या कुछ हैरान परेशान सी उन्हें देखती है। तभी वो आगे कहते हैं, जहां तक मैं अपने पोते को जानता हूं, उसने तुम्हें पहली ही रात को इस शादी को मानने से इनकार कर दिया होगा, है ना? दादाजी की बात सुनकर अन्या और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि रुद्र ने उसे साफ तौर पर कह रखा था कि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो वो उसे मार डालेगा। ये सब याद कर वो जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए हल्का घबराई टोन में कहती है,
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। अन्या के ऐसे बोलने पर दादाजी मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं, दादा हूं मैं उसका, बचपन से अब तक उसे देखा है। उसकी हर सोच, हर चीज की खबर रहती है मुझे, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय के ऐसे कहने पर अन्या मासूमियत से उन्हें देखती है। वो आगे कहते हैं, वो माने या ना माने, तुम अब उसकी पत्नी हो और इस बात को तुम्हें ही उसे स्वीकार कराना होगा। तुम्हें उसके दिल में अपने लिए वो जगह बनानी होगी जो हर पत्नी की होती है। इसके लिए तुम्हें। अन्या जो दादाजी की बातें सुन रही थी, अचानक ही उनकी बात बीच में ही रुक गई, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जानते थे कि दरवाजे पर कौन आया है, इसलिए वो अंदर आने की परमिशन देते हैं। कमरे में रेहान और तविश एंटर करते हैं। रेहान तो जल्दी से अपने दादाजी के पास फैल कर बैठते हुए कहता है, क्या हुआ? बड़ी देर तक आज आपने हमें याद नहीं किया। आपने हमारे लिए दादी डार्लिंग ढूंढ ली क्या? उसकी बात सुन दिग्विजय उसके सर पर जोर से चपत लगाते हुए कहते हैं, तुम कभी कभी सीधी बात नहीं कर सकते। रेहान अपने दादाजी को देखकर सीधे बैठता है, फिर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, लो बैठ गया, अब बताओ। रेहान की ऐसी हरकत देखकर अन्या के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाती है। दिग्विजय उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रेहान अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है, देखो दादू, लव लेटर मैं नहीं पहुंचा सकता, वो आपको ही हमारी फ्यूचर दादी को पटाना होगा। कहीं मैंने दिया और वो मेरे चार्म्स में फंस गई तो आपका क्या होगा? रेहान की ऐसी मजाकिया बातें सुनकर अन्या और तविश की हंसी छूट रही थी, पर दिग्विजय उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी छड़ी उठा लेते हैं। रेहान के पैर पर मारते ही वो फुदक कर अन्या के पीछे छुपकर कहता है, हाँ भाभी बचाओ, ये दीगू बाबा मुझ जैसे छोटे से बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं। दिग्विजय जी अपनी छड़ी को साइड करके रेहान से गुस्से में कहते हैं, तुम वहां क्या छुप रहे हो? अभी तो बहुत बदतमीजी दिखा रहे थे। रेहान अन्या के पीछे से निकल अपनी दांत दिखाते हुए कहता है, उस वक्त आपका ये शाही हथियार नहीं था, वैसे आप मुझे यहाँ शाही हथियार के दर्शन कराने के लिए बुला रहे थे। रेहान की बात सुन दादाजी को अपनी अधूरी बात याद आती है। वो रेहान को घूरते हुए वापस बैठकर कहते हैं, नहीं, कुछ जरूरी काम था तुमसे। क्या था अन्या के सगाई का राज?